स्कूल के पहले दिन लड़के ने अपनी माँ का बनाया हुआ लंच बॉक्स खोला और उस स्वादिष्ट चिकन लेग को देखा। उसने बड़े प्यार से उसे बाहर निकाला और एक तरफ रख दिया। फिर वो उसे देखते हुए बड़े बड़े बाइट्स में अपना खाना खाने लगा। वो उस चिकन लेग को अंत में खाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्कूल का बुली सबके लंच पर नजर रख रहा था। जो भी चीज उसे पसंद आती वो बिना कुछ सोचे सीधा अपने मुंह में डाल लेता था। सारे बच्चे इस बात के आदी हो चुके थे। सब अंदर ही अंदर गुस्सा करते पर बोलते कुछ नहीं। तभी उस बुली की नजर लड़के की डेस्क पर रखे उस बड़े से चिकन लेग पर पड़ी। तुमने अभी तक इसे मिलाया नहीं? कोई बात नहीं छोटू, चिकन लेग भी चलेगा, मैं इसके बारे में सोचूंगा। किसी ने नहीं सोचा था कि वो बुली न सिर्फ चिकन लेग ले लेगा बल्कि पोडियम पर खड़े होकर उस नए लड़के का मजाक भी उड़ाएगा। हमेशा से डरपोक रहा मैक्स अचानक खड़ा हो गया। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सब देखना चाहते थे कि इस नए लड़के में कितनी हिम्मत है। मैक्स अब और डरकर नहीं जीना चाहता था। वो इस नए स्कूल में खुद को बदलना चाहता था। वो चाहता था कि नए दोस्त उसे एक मजबूत लड़के के रूप में देखें, पर उसे नहीं पता था कि उसने जिससे पंगा लिया है वो स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा है। स्कूल के बाद उसने देखा कि बुली अपने लड़कों के साथ उसका रास्ता रोके खड़ा है। उसे अपनी घड़ी उतारते देख मैक्स की हिम्मत जवाब दे गई और वो उल्टे पैर भागने लगा। और उसका ये भागना स्कूल के एक दूसरे गैंग ने देख लिया। इतने सारे लोगों को मार रहे हो। लड़कों की भीड़ से घिरे होने के बावजूद मैक्स ने गजब की फुर्ती दिखाई, लेकिन आखिरकार एक भारी भरकम लड़के ने उसे पकड़ लिया। जब उसे नीचे फेंका गया तो उसका पैर कुत्ते की पॉटी पर पड़ गया। सबकी हंसी सुनकर उसे बहुत शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन जल्द ही उसका ये दुख गुस्से में बदल गया। उसने अपना जूता निकाला और सबको डराने लगा, यहाँ तक कि उसने वो पॉटी एक लड़के के मुंह पर रगड़ दी। मैक्स को गंदा जूता लेकर सबके पीछे पागलों की तरह भागता देख तमाशा देख रहे वो दूसरे लड़के हंस कर लोटपोट हो गए, लेकिन साथ ही मैक्स के इस पागलपन ने उन्हें इंप्रेस भी कर दिया था। ये किस टाइप का लड़का है समझ गया। जूते को साफ करने के बाद जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि दरवाजे पर भीड़ खड़ी है। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसकी माँ एक गैंग बॉस के बाल काट रही है। वो पहले से ही गुस्से में था और ये देखकर उसका खून और खौल उठा। बॉस सिगरेट, ये एक पार्लर है, कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? रात को उसने अपना वो बक्सा निकाला जो इस घर में सिर्फ उसका था। उसने वो पोस्ट कार्ड जो उसके पिता ने जापान से भेजा था आईने पर चिपका दिया। अगले दिन स्कूल में उसे कल वाले उन्हीं लड़कों ने रोक लिया। फिर वो पूरे स्वैग के साथ उसे उसकी क्लास में ले गए और उस लड़के को ढूंढा जिसने कल उसे परेशान किया था। उस टॉम का क्या सीन है? मैंने उसे होश में ला दिया। इसका तुम टेम्पल वालों से क्या लेना देना है? माफ करना भाई, बस तुम्हें बताने आया हूँ। अब से इसका मामला मेरा मामला है और इसके दुश्मन मेरे दुश्मन है। लियो, मेरे चचेरे भाई के जेल जाने का फायदा उठाकर मुझसे पंगा लेने के बहाने मत ढूंढो। अभी कोई बहाने नहीं ढूंढ रहा है, अब सब कुछ खुलेआम हो रहा है। ये बताओ क्या तुमने कल इसे परेशान किया था? मैक्स की इज्जत वापस दिलाने के लिए बुली और उसके दोस्तों को छत पर लाया गया। मैक्स के दिमाग में वो अब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था। हवा में उड़कर किक मारना, एनर्जी ब्लास्ट करना और ब्रूस ली वाले स्टाइल में एटीट्यूड दिखाना। पर असलियत में सब उसका 10 मिनट से इंतजार कर रहे थे। उसमें मारने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार सैम ने उसके पास जाकर उसे टोका। उसके बचपन से ही डरपोक रहने की आदत ने इस पल में उसके एड्रेनालिन को और बढ़ा दिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। एक बार और आ जाओ ना। जब वो सब दीवार फांद कर स्कूल से भाग रहे थे तभी मैक्स को समझ नहीं आ रहा था कि प्रिंस गैंग ने उसकी मदद क्यों की। तुम चारों मुझे अपने साथ क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि पांचों उंगलियां मिलकर ही एक मुट्ठी बनती है। गैंग बॉस सीरीज पर बात करने के बाद आज ताइवान स्टोरी सीरीज में हम ढेरों अवार्ड्स जीतने वाली फिल्म मोंगा के बारे में बात करेंगे। मैक्स ने बचपन से सुना था कि उसके पिता जापान गए हुए हैं। उसका कोई पिता नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। बचपन से ही पड़ोसी और क्लासमेट्स उसे परेशान करते थे। इन भाइयों से मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी का कोई मतलब बन गया हो। इन लोगों का बॉस लियो मोंगा के टेम्पल गैंग के लीडर का बेटा है। एक गैंगस्टर प्रिंस होने के नाते उसे बचपन से ही सबसे बड़ा बॉस माना जाता था। बचपन से ही वो स्कूल में गुंडागर्दी करके अपना दबदबा बनाए रखता था, लेकिन बॉस बनने की असली ताकत सैम में थी। जब वो 5 साल का था तो एक पंडित ने कहा था कि उसकी किस्मत में गैंग लाइफ लिखी है, इसलिए उसके पिता ने उसे अपने दोस्त के पास छोड़ दिया था। सैम बहुत होशियार है। वो एक ही परीक्षा में 4 लोगों के पेपर लिख सकता है और हर साल वो स्कूल के हर विषय में टॉप करता है। अपनी ऊंची बुद्धिमानी और अच्छे व्यवहार के कारण सैम हर काम को बाकी सबसे ज्यादा आसानी और तरीके से कर लेता है। क्योंकि वो बचपन से ही लियो के साथ बड़ा हुआ है, इसलिए सैम को सिर्फ लियो की परवाह है। मैक्स को लगता है कि सैम लियो को एक आम भाईचारे से कहीं ज्यादा मानता है। पॉल एक ऐसा लड़का है जो सरवाइव करना सबसे अच्छे से जानता है। वफादारी उसके लिए सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। ये सब बेवकूफों के लिए होता है और वो जिस बेवकूफ की बात कर रहा है वो शायद जैक है। जैक को बचपन से ही उसके नाना ने पाला था। मैक्स की तरह उसे भी हमेशा परेशान किया जाता था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि 10 साल की उम्र में उसे पता चला कि वो अच्छी फाइट कर सकता है। उसके बाद से सिर्फ वो ही दूसरों को मारता था। 10 साल की उम्र में ही लियो की नजर उस पर पड़ी और वो लियो का राइट हैंड बन गया। उनके प्रिंस गैंग का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने मोंगा इलाके के सभी गैंग्स के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू कर दी थी। उसी रात को उन पांचों ने खून के भाई बनने की कसम खाई थी। जब वो सब पूरी तरह नशे में थे तो मैक्स ने उनसे पूछा कि जिंदगी में उनकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? गैंग ज्वाइन करना और बड़ा बॉस बनना। सच में तुम्हारा क्या प्लान है? अगर मैं बॉस बना तो तुम मेरे भी बॉस बनोगे जब तुम पढ़ाई करके लौटोगे, और अगर गैंग ज्वाइन न करना हो तो अगर सैम गैंग ज्वाइन नहीं करेगा तो वो पीएचडी कर सकता है और कोई नोबेल प्राइज भी जीत सकता है। वो पक्का कोई बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तभी सैम ने पूछा कि मैक्स क्या करना चाहता है। मैक्स ने कहा कि वो जापान जाकर चेरी ब्लॉसम देखना चाहता है क्योंकि उसके पिता ने मरने से पहले जापान से एक पोस्ट कार्ड भेजा था। तभी जैक को महसूस हुआ कि उसका एक दान
किसी ने तोड़ दिया है। जब उसने खून थूका तो जमीन पर बिल्कुल चेरी ब्लॉसम जैसा निशान बन गया। घर लौटते समय सैम ने उसे एक योयो वापस कर दिया, क्योंकि कहानी की शुरुआत में जब वो दोनों पल भर के लिए मिले थे तो सैम ने उसका योयो कुचल दिया था। इससे पता चलता है कि मैक्स इमोशनली कितना समझदार है। जैसे ही मैक्स घर में घुसा, उसने देखा कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। दरअसल स्कूल से उसके एब्सेंट होने का लेटर आया था। वो पूरा दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता था। माँ बहुत गुस्से में थी। वो बस यही चाहती थी कि वो किसी तरह अपना हाई स्कूल पूरा कर ले। अगर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं स्कूल में टिक ही नहीं पाता। तुमने कोई चोरी नहीं की, न कोई डकैती की और नहीं कोई गलत काम किया है, फिर तुम्हें स्कूल में टिकने के लिए उनके सहारे की क्या जरूरत है? और तुम्हारा क्या, तुम भी तो वैसी ही हो। यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने बाहर वालों का गैंग ढूंढ लिया। ये तुम्हारी कैसी सोच है? तुम्हें भी तो जिंदा रहने के लिए दूसरों के सहारे की ही जरूरत है। इस बात ने माँ की बोलती बंद कर दी। कुछ दिनों बाद जब मैक्स का जन्मदिन आया तो उसके दोस्तों ने मिलकर पार्टी की। आईने में खुद को देखकर मैक्स को लगा कि वो इतना खुश पहले कभी नहीं था। क्लब में सैम ने लियो को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करते देखा। उसे थोड़ी जलन हो रही थी और वो अकेले बैठकर चुपचाप ड्रिंक पी रहा था। इस पागलपन के बाद सबने मैक्स को एक बड़ा सरप्राइज देने का सोचा। उन्होंने मैक्स को कुछ सामान लाने भेजा और उसे खास तौर पर ये बोलने को कहा कि वो लोग टेम्पल गैंग से हैं। भैया 5 बाउल स्क्विड सूप पैक कर दो। पागल मत बनो, 5 बाउल पैक कर दो, दिमाग मत खराब करो। उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर पीछे बैठे लड़के तुरंत खड़े हो गए और लोगों को बुलाने गए। जल्द ही गुंडों की एक भीड़ बाहर आई और मैक्स के पीछे भागने लगी। वो गुंडे भागते हुए चिल्ला रहे थे कि ये लड़का टेम्पल गैंग का है। रास्ते में जो भी मिला सब मैक्स के पीछे पड़ गए। वाओ आओ आओ, कमाल है, बहुत तेज। मिनट और सेकंड जाग जाओ। होश में आने के बाद मैक्स ने बेवकूफों की तरह पूछा कि सारा सामान गिरकर टूट गया है, क्या मैं जाकर और ले आऊं? ये सुनकर सब जोर से हंसने लगे। असल में वो लोग मैक्स के साथ मजाक कर रहे थे। टेम्पल उनका इलाका है और मैक्स जहाँ गया था वो उनके दुश्मन गैंग का इलाका था। लियो के साथ टेम्पल इलाके में घूमते हुए मैक्स को इतनी इज्जत मिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सुना है कि लियो के पिता बहुत ही बहादुर थे। एक बार उन्होंने लकड़ी के चप्पलों और एक तलवार से अकेले ही बहुत से लोगों को हरा दिया था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि टेम्पल गैंग के बॉस से पहली मुलाकात कुछ ऐसी होगी। वो अपने लड़कों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उनके लड़के पीछे से उनकी नकल भी उतारते थे, जिससे सब जोर से हंस पड़ते थे। ये मैक्स की सोच वाले गैंग बॉस से बिल्कुल अलग था। यहाँ एक परिवार वाली फीलिंग आती थी। क्या ये सच में गैंगस्टर्स हैं? मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन जल्द ही मैक्स हैरान रह गया। एक लड़का अपना काम निपटाकर वापस आया और बॉस को एक पैकेट दिया। खोलकर देखा तो उसमें एक कटी हुई उंगली थी और उस गैंग बॉस ने अखबार पढ़ने के लिए बड़ी आसानी से उस उंगली को साइड में खिसका दिया और वापस खाना खाने लगा। मैक्स को लगा कि शायद उसने गलत देखा है। उसने खाना लेने के बहाने उठकर ध्यान से देखा। अब मैक्स के चेहरे की हंसी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि गैंगस्टर्स की दुनिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। तभी सीन टॉम की तरफ शिफ्ट होता है। पता चला कि वो कटी हुई उंगली उसके पिता की ही थी। सैम ने ये बात अपने पिता को बताई। पिता ने उसे सावधान रहने को कहा। मैक्स, आज पीटर के साथ एक पंगा हो गया है, एक बड़ा शिकार। ये क्या है? सीन जेल की तरफ शिफ्ट होता है। एक लड़का मार्क को ये बात बता रहा है। पीटर ने टेम्पल गैंग के कसिनो में 2 लाख का उधार लिया था जो वो चुका नहीं पाया। अंडरवर्ल्ड के नियम के हिसाब से उसकी उंगली काटना जरूरी था और ये पैसा मार्क के जेल से छूटने के बाद ही वापस लिया जाएगा। ये सुनकर मार्क बहुत भड़क गया। मार्क का किरदार जॉन ने निभाया है, जो गैंग बॉस सीरीज में बना था। कुछ दिनों बाद जब वो सब घूमने गए तो सैम उनके साथ नहीं था। उन्होंने बताया कि सैम ऐसी जगहों पर नहीं आता क्योंकि उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दरअसल लियो अपने भाइयों को, आंटी इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना, पैसे मैं दूंगा। छोटे उस्ताद, अब तुम्हारी बारी है, मैं थोड़ा इंतजार करती हूँ। इनका पहला मौका है ना। आंटी अभी तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सी लड़की ढूंढती है, आज तुम्हारा खाता खुलेगा। जाते हुए एक शगुन का लिफाफा भी ले जाना। अंकल को एक लड़की पसंद आई, लेकिन बाल हटाते ही वो डर गए। औरत उन्हें घूर रही थी। जैसे ही अंकल ने हाथ उठाना चाहा, मैक्स ने उन्हें रोक दिया। मैक्स की परवरिश ने उसे हमेशा कमजोरों की मदद करना सिखाया था। हालांकि वो लड़ाई झगड़ा करता था, लेकिन ये उसकी फितरत थी। मैक्स ने उससे पूछा कि क्या बचपन में वो दोनों एक ही स्कूल में थे। औरत ने कुछ देर सोचा और कहा कि उसे कोई गलतफहमी हुई है। फिर मैक्स ने वो सवाल पूछा जो हर आदमी पूछना चाहता है, तुम प्रोस्टिट्यूट क्यों बनी? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और कपड़े उतारने लगी। मैक्स थोड़ा शर्मा रहा था। उसने पूछा कि क्या हम पहले बात कर सकते हैं, लेकिन वो औरत बात करने के मूड में नहीं थी। बगल के कमरे से आ रही आवाजों को सुनकर मैक्स ने अपना वॉकमैन निकाला और एक ईयरफोन उस औरत को दे दिया। मैक्स का पहला अनुभव बस गाने सुनते हुए ही बीत गया। दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बना और न ही कोई प्यार भरी बातें हुई। डायरेक्टर ने इस सीन को बहुत ही सादगी से दिखाया है। इस शोरगुल और गंदे समाज में ऐसा पवित्र रिश्ता बहुत ही अनमोल लगता है, और वो भी एक प्रोस्टिट्यूट के साथ। जब मैक्स बाहर जाने लगा तब उस औरत ने खुद से बात की और कहा कि उसका नाम सारा है। मैक्स को अंदर से बहुत अच्छा लगा और वो ईयरफोन लगाकर उस रेड लाइट एरिया से चला गया। एक दिन खाना खाते समय रॉकी और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच फिल्म देखने को लेकर बहस हो गई। गर्लफ्रेंड को फैटल अट्रैक्शन देखनी थी और रॉकी को प्रोजेक्ट पार्ट 2। फिल्म की रिलीज डेट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कहानी किस साल की है। डेविड को रॉकी की गर्लफ्रेंड का ये नाटक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो गुस्से में वहां से उठकर चला गया। डायरेक्टर ने यहाँ एक बार फिर डेविड की रॉकी के प्रति अलग भावनाओं की तरफ इशारा किया है। तभी कैमरा दरवाजे के बाहर खड़े डॉग बॉय पर जाता है। उसके पिता की उंगली काट दी गई थी, इसलिए डॉग बॉय हमेशा बदला लेने की फिराक में रहता था। बॉस को मारना मुश्किल था, इसलिए उसने उसके बेटे रॉकी को निशाना बनाया। लेकिन रॉकी के साथ बहुत लोग होते थे, तो उसने रॉकी की गर्लफ्रेंड को अपना शिकार चुना। डॉग बॉय ने रॉकी का दोस्त होने का नाटक किया और कहा कि वहां बहुत भीड़ थी, इसलिए रॉकी कुछ कह नहीं पाया। अब रॉकी उससे माफी मांगना चाहता है। फिर वो उस लड़की को एक सुनसान जगह ले गया और अपना हथियार निकालकर उसके पैरों पर फेरने लगा। अगले दिन रॉकी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया तो उसे पता चला कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड का रेप हुआ था। अंडरवर्ल्ड के बॉस का बेटा होने के नाते रॉकी ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसी रात उसने डॉग बॉय को पकड़ लिया। डेविड ने ग्लू की एक बोतल निकाली, जिसे देखकर डॉग बॉय की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तुम लोग मजाक कर रहे हो ना, जिंदगी में हमेशा
सीरियस रहना चाहिए। डेविड, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद तुम अपने बॉस को क्या मुंह दिखाओगे? मैं उन्हें सब समझा दूंगा। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे डांट नहीं पड़ेगी। तुम लोग बहुत बुरे हो और तुम ऐसा काम कर रहे हो। रॉकी ने चिढ़कर डेविड से उसका मुंह बंद करने को कहा। डेविड के इशारा करते ही दो लड़कों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और ग्लू से उसका मुंह चिपका दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि रॉकी उसकी आंखें भी चिपकाना चाहता था। डेविड ने मना करना चाहा, लेकिन रॉकी ने ग्लू की बोतल छीन ली और खुद ही ये काम करने लगा। डेविड समझदार था, उसने रॉकी को बहुत रोकने की कोशिश की क्योंकि उसे डर था कि उसकी जान न चली जाए। लेकिन रॉकी का गुस्सा देखकर डेविड ने खुद ही ग्लू लिया और उसकी दोनों आंखें चिपका दी। रात को वापस जाते समय डेविड ने मैक्स से कहा कि फिक्र मत करो, कल वो डॉग बॉय को अपने एक जान पहचान के डॉक्टर के पास ले जाएगा। मैक्स अंदर से बहुत परेशान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार वो सारा से मिलने गया। सारा को एक कस्टमर के साथ बाहर आता देख मैक्स गुस्से से आग बुला हो गया और उसका हाथ पकड़कर सीधे कमरे में ले गया। लेकिन जब उसने कपड़े उतारे तो उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। तुम्हें किसने मारा? दिन के 30 कस्टमर पूरे करने होते हैं, अगर एक भी कम हुआ तो कोड़े पड़ते हैं। जिंदगी के बोझ तले दबी सारा को देखकर मैक्स और भी उदास हो गया। सारा समझ गई कि वो परेशान है। उसने पूछा कि क्या हुआ है। मैक्स अचानक रो पड़ा और सारा को कसकर गले लगा लिया। उसने पूछा, क्या मैं आज रात यही रुक सकता हूँ? आज कितने कस्टमर कम है? उसने सारे पैसे दे दिए। उस रात सारा को कोई काम नहीं करना पड़ा और मैक्स को भी डर के साए में नहीं जीना पड़ा। अगली सुबह वो बहुत सारा खाना लेकर आया और डॉग बॉय के लिए भी एक पैकेट लाया था। लेकिन उसे क्या पता था कि डॉग बॉय मर चुका है। ये कैसे हो गया? तुमने तो कहा था कि कुछ नहीं होगा। शायद उसकी नाक में कुछ ज्यादा ही ग्लू चला गया था। मैक्स यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उनके हाथों किसी का कत्ल हो गया है। उन्हें पता था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है क्योंकि उन्होंने एक दुश्मन गैंग के आदमी को मारा था। रात को डेविड ने उसे यो यो खेलने को दिया ताकि उसका मन हल्का हो सके। रात के अंधेरे में वो यो यो अकेला ही चमक रहा था। जल्द ही ये बात उनके बॉस को पता चल गई। बॉस ने उन सबको सजा के तौर पर पानी से भरे बर्तन उठाने को कहा। जब उनसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था तब डेविड ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। बॉस को बस इसी बात का इंतजार था, आखिर वो अपने ही बेटे को कैसे मार सकता था। रॉकी अपने दोस्त को पिटते हुए नहीं देख पाया। उसने जैसे ही पापा कहा, बॉस ने उसे घूर कर चुप करा दिया। जब उसने पलट कर देखा तो डेविड फिर से खड़ा हो गया था। बॉस ने उसे फिर से बहुत बुरी तरह मारा, लेकिन डेविड हार मानने को तैयार नहीं था। वो फिर से उठने लगा। बॉस ने अपनी चप्पल निकाली और उसे पीटना शुरू कर दिया। जब बॉस को लगा कि अब काफी है, तभी डेविड एक बार फिर खड़ा हो गया। अब बॉस सच में बहुत घबरा गया था। वो तब तक मारता रहा जब तक डेविड बेसुध नहीं हो गया। मैक्स ये सब नहीं देख पा रहा था। रात को मैक्स डेविड का दिया यो यो लेकर उसके बिस्तर के पास बैठा था। तभी डेविड के पिता अपने दुश्मन बॉस को लेकर अपने बेटे से मिलने आए। इन दोनों की बातों ने डेविड की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरे ऐसे मारने पर भी तुम्हें तरस आ रहा है? इससे तो आंटी की जान ही निकल जाती। छोटे लोग ऐसे काम नहीं कर सकते। जरा सोच कर देखो, तुम और इस गांव में मेरी बस यही एक जमीन बची है। आंटी कैसी इंसान है, क्या तुम्हें नहीं पता? हम इतने सालों से भाई भाई की तरह रहे हैं। एक दूसरे से लगाव तो है ही। अगर इतना ही लगाव है तो ये बात बेतुकी है। तुमने ही रात को आदमी भेजकर मेरे हाथ कटवा दिए थे और मेरा सारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। अब मौका मिला है तो मेरे बेटे को भी मारना चाहते हो। बच्चों के सामने ये सब बातें मत करो। अपने पिता के सामने ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। किसी को नहीं पता था कि डेविड को होश आ चुका है। उसी रात डेविड ने अपने पिता से पूछा कि क्या वो सच था। अपने पिता को खामोश देखकर डेविड का दिल टूट गया। एक दिन मैक्स की माँ को एक चिट्ठी मिली जो उसके स्कूल से निकाले जाने का नोटिस था। उसकी माँ ने बिना कुछ कहे अपना काम जारी रखा। उन्होंने मैक्स की पढ़ाई की उम्मीद छोड़ दी थी। आज उनका ग्रेजुएशन ट्रिप था। बॉस उन्हें पहाड़ों पर एक ट्रेनिंग के लिए ले गया। तलवारबाजी और तीरंदाजी, हर हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग। जब भी तुम्हें वक्त मिले इसे बाहर निकालो, साफ करो और इसे अपना दोस्त बनाओ। जब तुम मुश्किल में होगे तो यही दोस्त तुम्हारे काम आएगा। समझ गए? वो सब पहाड़ पर उस्ताद के साथ अपनी ताकत और पैंतरे आजमा रहे थे। डेविड जी जान से कसरत कर रहा था। हथियारों में भी वो सबसे आगे था। एक महीने बाद उस्ताद भी उससे हार गए। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और नफरत थी। वो रॉकी को भाई मानता था, लेकिन रॉकी के पिता ही उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। ट्रेनिंग खत्म होने पर बॉस उन्हें लेने पहाड़ पर आया। अंकल कह रहे थे कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल लोग बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी ये बात बॉस ने सुन ली और उन्हें डांट पिलाई। ऐसा लग रहा था कि मानो दुश्मन उन्हें मारने आ गए हों। ये चीजें हमें बचाती है। कमजोर लोग हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। अंडरवर्ल्ड का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम पांचों इस तरह की पागलों वाली हरकतें करो। समझ गए? जी। खाना खाते वक्त मालकिन ने बताया कि मंदिर और पीछे वाले गैंग के दोनों बॉस यहाँ आए हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। बॉस ने कहा कि मैं जाकर उनसे मिलता हूँ। मैक्स को ये समझ नहीं आया। क्या ये दोनों गैंग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है? डेविड ने उसे समझाया कि वो दोनों भी एक जमाने में पक्के दोस्त हुआ करते थे। बिल्कुल हम पांचों की तरह। आगे चलकर तुम्हारा अपना गैंग होगा और मेरा अपना इलाका। हमारे आदमी आपस में लड़ेंगे, लेकिन बॉस होने के नाते उनका एक दूसरे से मिलना जुलना लगा रहता है। जब बॉस और रॉकी गाना गा रहे थे तो मैक्स की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने बॉस को अपना पिता मान लिया था। आखिरकार बचपन से ही मैक्स को कभी पिता का प्यार नहीं मिला था। बॉस ने ये देखा और उसे भी स्टेज पर गाने के लिए बुला लिया। यहाँ कैमरे का फोकस डेविड पर जाता है। पहले तो वो भी हंस रहा था, लेकिन एक पीने के बाद उसका चेहरा एकदम से उतर गया। जल्द ही मैक्स ने बहुत ज्यादा पी ली। वॉशरूम में उल्टी करते वक्त उसे दोनों बॉस की बातें सुनाई दी। पीटर, तुम्हारे मन में जो भी है साफ साफ कहो। ये सब कब से बंद है? कितना समय हो गया? बहुत साल बीत गए। तुम एक बाहरी आदमी को यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। सुना है आजकल ये बाहरी लोग बहुत हावी हो रहे हैं। अरे बॉस, हम पर उनके जो एहसान है क्या उन्हें चुकाना आसान होगा? तुम ही बताओ। बस एक बार बता देना चाहिए। उनका आदमी बहुत चालाक है। मैंने इतने साल उसे संभाला है। अगर वे अपनी चालें चलते रहे तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। बाद में जो भी गड़बड़ हुई मैंने ही संभाला है। इस एहसान के बदले मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। जब मैक्स
वापस आया तो उसने देखा कि दोनों बॉस एक साथ बैठे थे और वो जिस बाहरी इंसान की बात कर रहे थे वो और कोई नहीं जॉन था, जो शुरू में मैक्स के घर पर बाल बनवा रहा था। और पीटर भी बॉस के साथ बिल्कुल रियायत नहीं बरत रहा था। दोस्त, मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमें एक मौका मिलेगा तो हम इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। रात को नहाते समय उन्होंने कहा कि आर्थर का स्वैग ही अलग है। वो सिगरेट निकालता है तो कोई और उसे जलाता है, गिलास खाली होता है तो कोई और शराब डाल देता है। लेकिन डेविड ने कहा कि वो बस दिखावा कर रहा है। केविन समझ गया कि डेविड चिढ़ा हुआ है। उसने पूछा कि क्या वो आर्थर को जानता है। जब डेविड ने बताया कि उसकी माँ आर्थर को जानती है तो दोस्तों ने मजाक उड़ाया कि शायद उसकी माँ का आर्थर के साथ चक्कर है। डेविड अचानक गुस्सा हो गया और वहां से चला गया। वो सारा के पास गया और छत पर उसके लिए चेरी ब्लॉसम बनाया और उसके लिए खाना भी लाया। सारा समझ गई कि कुछ बात है। उसने पूछा क्या हुआ। डेविड ने कहा कि उसने एक बहुत ही चिड़चिड़े इंसान को देखा जो उसकी माँ का शादी से पहले वाला बॉयफ्रेंड था। माँ बहुत कम उम्र से उसके साथ थी, लेकिन फिर एक दिन वो बिना कुछ कहे माँ को छोड़कर भाग गया और कुछ साल पहले ही अचानक वापस आ गया। इस पर सारा ने पूछा कि क्या वो भी उसकी तरह अचानक गायब हो जाएगा। डेविड ने सारा का प्यार महसूस किया और वादा किया कि वो ऐसा नहीं करेगा। हवा से उड़ते सारा के बालों को देखकर डेविड ने बिना झिझक उसके बाल हटाए और उसके उस बर्थमार्क को अपना लिया जिसे वो हमेशा छिपाती थी। एक दिन डेविड जब चिकन लेग पीस खरीद रहा था तो उसने बॉस को देखा। वो उन्हें देखकर ऐसे खुश हुआ जैसे अपने पिता को देखा हो। दौड़कर उनके पास गया और एक पीस उन्हें दिया। बॉस ने पूछा कि क्या वो बिना बाप का बच्चा है। डेविड ने खुलकर कहा। तभी बॉस से कोई मिलने आया बात करने के लिए। असल में विक्टर का बॉस बाहरी गैंग के साथ काम करना चाहता था। कुछ दिन बाद आर्थर दोनों बॉस से मिलने आया, लेकिन उसे बुरी तरह मना कर दिया गया। बॉस सिर्फ अपने इलाके को सुरक्षित रखना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी उनके इलाके पर कब्जा करे। और विक्टर का बॉस भले ही डगमगा रहा था, लेकिन दूसरे बॉस को इतना पक्का देखकर उसने भी साथ काम करने का विचार छोड़ दिया। वापस जाने के बाद आर्थर ने विक्टर से शिकायत की, तुम लोग खुद को बहुत बड़ा 30 मार्खा समझते हो। बीसीओ बॉस है, तुम लोगों की टीम मजबूत है, पैसा भी है, फिर क्या। पुराने लोग रास्ते में खड़े हैं ना। जरा अपने बॉस को देखो, रोज शराब पीता है, लड़कियों के साथ मजे करता है। ये इलाका पहले ही उनके हाथों बर्बाद हो चुका है। ये इतनी बेहतरीन जगह है। जरा हमारे लीडर को देखो, उसका दिमाग देखो। वो दिन रात बिना सोए यही सोचता रहता है कि हमारी गैंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज अगर वो एक आदेश दे दे तो हम ऐसे बढ़ेंगे जैसे सेल मल्टीप्लाई होते हैं। फिर हम सिर्फ कुछ 100 लोगों का गैंग नहीं रह जाएंगे, बल्कि दसियों हजार लोग होंगे हमारे पास। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बंदूकों के बक्से समंदर के रास्ते आ रहे हैं। हम एक एक करके अपनी ब्रांच खोल रहे हैं और तुम अपने इलाके में बस टिश्यू पेपर बेचते हो, चाय पत्ती बेचते हो और प्रोटेक्शन मनी वसूलते हो। जरा सी बात होती है तो तुम्हें अंदर जेल में डाल दिया जाता है। जमाना बदल गया है भाई, सही से काम करो। ये साफ था कि विक्टर को ये बात जंच गई थी, लेकिन इलाके पर सालों से अलग अलग बॉसेस का कब्जा था। अभी सबसे बड़े 2 बॉस थे, टेम्पल गैंग और बैक एली गैंग। बैक एली को तो वो संभाल सकता था, लेकिन अगर उसे इस इलाके में अपना गेम सेट करना था तो उसे टेम्पल गैंग के किसी आदमी को अपने साथ मिलाना ही था। एक दिन विक्टर ने केविन को बुलाया। केविन के हाथ में एक छाता था जो इस बात का इशारा था कि माहौल बहुत खराब होने वाला है। दरअसल 4 साल पहले विक्टर ने केविन की जान बचाई थी। केविन को 10-12 लोगों ने लगभग मार ही डाला था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। विक्टर को उसका यही जुनून पसंद आया और उसने उसे बचा लिया। केविन जानता था कि विक्टर ने उसे क्यों बुलाया है। उसकी पहली बात यही थी कि क्या लियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन विक्टर ने कहा कि अभी का माहौल पुराने जमाने जैसा है। बाहर वाले बंदूक और तोप लेकर हमला करने के लिए तैयार है और ये पुराने लोग अभी भी खुद को बहुत तोप समझ रहे हैं। फ्यूचर सामने खड़ा है, लेकिन हमारे लोग अभी भी सो रहे हैं। विक्टर ने कहा कि वो 3 साल जेल में बंद था और उसने बहुत कुछ सोचा। सुबह सवेरे ब्लैक बॉस ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था और 4 साल पहले लियो की गर्लफ्रेंड का जो सीन हुआ था, लियो की वजह से केविन अधमरा हो गया था। यही उन लोगों की किस्मत है। अब बाहर का गैंग बहुत इज्जत से साथ काम करना चाहता है। पुराने लोग अपनी ईगो के चक्कर में सीधा मना कर रहे हैं और जब लड़ाई होगी तो हमारी पीढ़ी को ही सामने आना पड़ेगा। तभी कैमरा काले घने बादलों वाले आसमान की तरफ जाता है, जिसका मतलब था कि बड़ा तूफान आने वाला है। सबसे पहले जो शिकार हुआ वो बैक एली का बॉस था। 2 लोग बात कर रहे थे जिससे साफ था कि ये किसी अपने का ही काम है। श्रद्धांजलि देने आए लोगों ने कसम खाई कि वो बदला लेंगे। विक्टर ने कहा कि उन्होंने कातिल सैम को ढूंढने के लिए अपने सारे आदमी लगा दिए हैं और जैसे ही वो मिलेगा उसे वही मार देंगे। बॉस ने कहा कि वो भी ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन वो तुरंत सैम को नहीं मारेगा बल्कि पूरी जांच करेगा। क्या पता ये बैक एली के ही किसी आदमी का काम हो। रात को अचानक कोई बॉस को बताने आया कि सैम मिल गया है। बॉस ने तुरंत अपने आदमियों को उसे पकड़ने भेजा, यहाँ तक कि अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को भी भेज दिया। यहाँ तक कि एक छोटे से दुकानदार को भी ये बात पता थी। साफ था कि ये बॉस को अकेला करने की एक चाल थी और वैसा ही हुआ। जल्द ही 4 अनजान लोग बॉस के पास आए और उस पर हमला कर दिया। ये फाइट सीन बिल्कुल अकीरा कुरोसावा की फिल्मों जैसा फील देता है। बॉस ने एक झटके में चारों हत्यारों को मार गिराया। तभी कैमरा डेविड की तरफ जाता है जो फिर से 2 चिकन लेग पीस खरीद रहा था। वो बॉस से मिलने आया, लेकिन देखा कि बॉस को किसी ने गोली मार दी है और गोली सीधे उनके सीने में लगी है। डेविड बॉस को अपने पिता की तरह मानने लगा था। इस घटना से डेविड को बहुत गहरा सदमा लगा। अंतिम संस्कार में लियो बहुत देर तक नहीं आया। केविन उनके रोज के अड्डे पर गया और वहाँ उसे लियो बुरी तरह नशे में धुत मिला। केविन का उसे हाथ लगाने का तरीका बहुत ज्यादा करीबी लग रहा था। उसने बैठकर लियो को कसकर गले लगा लिया। जल्द ही समय हो गया और जब लियो वहां नहीं था तो डेविड ने बॉस की तस्वीर पकड़ने की जिम्मेदारी ली। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे उसके खुद के पिता गुजर गए हों। डेविड ने शोक के कपड़े पहने और बॉस की कब्र के सामने 3 बार सिर झुकाया। दूसरी तरफ केविन उस रात को याद कर रहा था। असल में सब कुछ विक्टर का ही प्लान था। उसने 2 बंदूकें निकाली और केविन से कहा कि वो कोई एक चुन ले। अंत में केविन ने अपने बॉस को ही चुना। तुमने उसे मार डाला और अब मुझे भी मारा जाएगा। आखिर तुम्हारा चक्कर क्या है? क्योंकि बॉस ने उसके खुद के पिता का हाथ काट दिया था और उनकी जगह भी छीन ली थी। ये बात
उसके दिल में 4 साल से चुभ रही थी। आज आखिरकार वो इस चुभन को बाहर निकाल सका। लेकिन दुखी लियो को देखकर केविन अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट रहा था। अपने बॉस पिता को खोने के बाद लियो का कोई सहारा नहीं रहा और वो पूरी तरह बिखर गया। वही डेविड, क्योंकि वो बॉस को अपना पिता मानता था, गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से खून का बदला लेना चाहता था। केविन डरा हुआ था और नहीं चाहता था कि डेविड और लियो इस सब में पड़े। उसने कहा कि वो आग में घी डालने का काम न करे। भला वे 5 लोग कैसे बदला लेंगे? डेविड ने सीधे विक्टर का नाम लिया और कहा कि सब जानते हैं कि ये विक्टर का काम है, लेकिन किसी में उसे छूने की हिम्मत नहीं है। केविन नहीं चाहता था कि उसके भाइयों को कुछ हो, इसलिए वो डेविड से भिड़ गया और चाहता था कि वह बदले का ख्याल छोड़ दे। जब वे लोग शांत हुए तो केविन ने कहा कि लियो का यहाँ रुकना बहुत खतरे से भरा है। अभी इस इलाके में हर तरफ खतरा है। बेहतर होगा कि लियो फिलीपींस जाकर छुप जाए। वो खुद यहाँ रुककर जांच करेगा। लेकिन डेविड ने भी रुकने की जिद की। रात को जब नींद नहीं आई तो डेविड मैक्स से बात करने लगा। उसने कहा, बॉस जिस दिन मारे गए, क्या ये मुमकिन है कि सैम के मिलने की खबर सिर्फ एक धोखा हो, ताकि वे लोग इसी बहाने बॉस को मार सके? मैक्स ने ये बात ध्यान से सुनी। जब डेविड सोकर उठा तो देखा मैक्स गायब है। वो छुपके से विक्टर के पास पहुंच गया था। वो बॉस का बदला लेने के लिए उसे मारना चाहता था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि अंदर जाते ही आर्थर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। मैक्स ने इस काम को बहुत ज्यादा आसान समझ लिया था। अब न सिर्फ उसे अधमरा कर दिया गया, बल्कि उस पर बैक एली के बॉस को मारने का झूठा इल्जाम भी लगा दिया गया। अब वे चारों सड़क पर चलेंगे तो लोग उन पर थूकेंगे, क्योंकि मैक्स ने निक और गैरी को मार डाला है। ये बात बिल्कुल साफ है कि पड़ोस के गैरी ने गैंग को बचाने के लिए मैक्स से ये काम करवाया और फिर उन्होंने भी उसे मार दिया। पड़ोसी गैरी और बेन टेम्पल इलाके में चलते हुए ऐसे काम करेंगे तो उन्हें कभी किसी की इज्जत नहीं मिलेगी। तुम क्या कह रहे हो? निक और गैरी को मैक्स ने नहीं मारा है तो तुम जाकर सबको समझाओ ना। आज मैक्स को जो बलि का बकरा बनाया गया है उसकी असली वजह क्या है? डेविड जानता था कि केविन क्या कह रहा है। वो डेविड को दोष दे रहा था कि उसी ने सबको बदला लेने के लिए भड़काया, जिसकी वजह से मैक्स ने अकेले ही मौत के मुंह में जाने का फैसला लिया। ये सुनकर डेविड को बहुत बुरा लगा। बाद में वो आर्थर के पास गया और एक बात पूछनी चाहिए। मुझे लगा था कि वह ये पूछने आया है कि क्या उसी ने उन दोनों बॉस को मरवाया था, लेकिन उसने जो पूछा वो हैरान करने वाला था। उसने पूछा कि आखिर वो उसकी माँ को छोड़कर क्यों गया था। आर्थर का जवाब बहुत सीधा था, क्योंकि उसे भागना था। डेविड ने फिर पूछा, तो फिर कोई मैसेज क्यों नहीं छोड़ा? अगर कुछ कहता तो वो मेरा इंतजार करती। मैं उसकी जवानी बर्बाद नहीं करना चाहता था। डेविड ने पूछा कि अगर उसे एक और मौका मिले तो क्या वो माँ के साथ रुकेगा? आर्थर ने कहा कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, दूसरा मौका नहीं मिलता। डेविड ने कहा, मिलता है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आर्थर माँ का ख्याल रखेगा? असल में वो अपनी माँ की जिम्मेदारी आर्थर को सौंपने आया था। वो मैक्स का बदला पूरा करना चाहता था। आर्थर बेशक उसकी बात का मतलब समझ गया और तुरंत खड़ा होकर डेविड को रोकने लगा, लेकिन डेविड के दिल में बॉस के लिए जो प्यार था वो उसे शांत नहीं बैठने दे रहा था। आर्थर चुप हो गया। जब उसने दोबारा सिर उठाया तो आर्थर ने अपने दिल की बात कही, क्या तुम्हें पता है, हवा जिस तरफ बहती है घास भी उसी तरफ झुकती है। जवानी में मुझे भी लगता था कि मैं ही हवा हूँ। आर्थर ने अंडरवर्ल्ड की मजबूरी बयान की। वो नहीं चाहता था कि उसके पहले प्यार का बेटा इस तरह गुस्से में अंधा हो जाए और उसी के हाथों मारा जाए। उसने डेविड से कहा कि वो भी कुछ दिन के लिए फिलीपींस चला जाए, क्योंकि आगे इस इलाके में और भी बड़ा तूफान आने वाला है। डेविड ने बहुत सोचा और अंत में उसने केविन को फोन किया। उसने तय किया कि वो लियो और बाकियों के साथ फिलीपींस जाएगा। जाने से पहले वो सारा से मिला और कहा कि उसे कुछ महीनों के लिए बाहर जाना है, लेकिन उसने सारा से वादा किया कि वापस आने पर वो उसे इस दलदल से आजाद कर देगा और यहाँ से ले जाएगा। साथ ही उसने अगले दिन उसे मूवी दिखाने ले जाने का भी वादा किया। वो सबको बताएगा कि तुम अबॉर्शन कराने गई हो। सारा डेविड के प्यार से पिघल गई थी। दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। सारा को पूरा यकीन था कि डेविड उसे बचाने जरूर आएगा। जब डेविड वुल्फ के पास कुछ पैसे उधार लेने आया तो उसे अचानक पता चला कि माइक उनके साथ मिला हुआ है। इससे डेविड को खतरे का एहसास हो गया। उन्होंने माइक को इसलिए ढूंढा क्योंकि वुल्फ को डेविड के बदले की भावना का पता चल गया था। सैम ने माइक से कहा कि काम सफाई से करना। माइक ने कहा कि डेविड नाव पर चढ़ने के लिए मान गया है। सैम ने उससे पूछा कि जब वे वापस आएंगे तब क्या होगा। माइक अपनी दोस्ती और भविष्य के बीच उलझ गया था। डेविड आधी रात तक सोचने के बाद आखिर समझ गया कि क्या चल रहा है। उसने अपनी माँ को कुछ पैसे दिए। अपना सामान पैक करते समय उसने एक बार फिर उस चेरी ब्लॉसम की फोटो को देखा। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्लीज मुझे सच का पता लगाने की शक्ति देना। डेविड उनके पास आया और सब नाव पर चढ़ने की तैयारी करने लगे। माइक ने सबको गले लगाया, लेकिन जॉन को उसने बहुत कसकर गले लगाया। तभी एक लड़के ने वुल्फ को याद दिलाया कि अगर उसने ऐसा किया तो वो डेविड की माँ को क्या मुंह दिखाएगा। किसे मुंह दिखाना है? मैं एक गैंगस्टर हूँ, मुझे किसी को जवाब नहीं देना। वो मेरा बेटा भी नहीं है। लेकिन पलटते ही वुल्फ तुरंत डेविड की माँ के घर भाग गया। चेरी ब्लॉसम की वो फोटो देखकर वुल्फ पूरी तरह सन्न रह गया। क्यों? मैंने तुम्हें जो पोस्ट कार्ड भेजा था वो डेविड की अलमारी में क्यों था? तुम मुझे इतना बुरा भला कैसे कह सकते हो? असल में डेविड ही वुल्फ का बेटा था। वुल्फ तुरंत डेविड को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। उधर डेविड ने माइक की नजर बचाकर अपनी जेब से कुछ निकाला और उसकी गर्दन पर रख दिया। डेविड ने माइक से पूछा कि वो उन्हें नाव पर चढ़ाने जा रहा है या मारने। माइक जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। डेविड के सवालों पर माइक बस घूरता रहा, सीधा जवाब नहीं दे सका। लेकिन जॉन अभी भी बेवकूफों की तरह खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि माइक धोखा देगा, जब तक कि डेविड ने ये नहीं बताया कि उसने माइक को वुल्फ के साथ देखा था। तभी बाहर से कोई भागा और उसने सैम के आदमियों को फोन कर दिया। मजबूर होकर माइक को सच बताना पड़ा। अगर पीटर लिंडा की तरह जिद्दी रहा तो उसे मार दिया जाएगा, पूरा मंका तबाह हो जाएगा। पीटर ने वैन किंगबो को बर्बाद कर दिया था। मैंने ये सब मंका को बचाने के लिए किया था, बस उसे बचाने के लिए। तो क्या तुमने मेरे पिता को मारा है? मेरे पिता को? जॉन का सामना करते हुए माइक झिझक गया। वो जॉन के सवालों का सामना नहीं कर सका। तभी सैम अपने आदमियों के साथ उन सबको मारने आ गया। डेविड की नजरें हटते ही माइक ने चुपके से एक नुकीली चीज निकाली और उसकी जांग में घूम दी। सैम ने माइक की तरफ एक चाकू फेंका, लेकिन अपने पुराने जिगरी दोस्तों को देखकर माइक अचानक रुक गया। अपने जिस भविष्य के सपने वो देख रहा था वो सामने के नजारे को देखकर चकनाचूर हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका फैसला सही है या गलत। जब सैम जॉन पर हमला करने वाला था
तो माइक खुद को रोक नहीं पाया और एक ही वार में सैम का कान काट दिया। इसके साथ ही उसने अपना भविष्य भी बर्बाद कर लिया। अब उसने दोनों तरफ से दुश्मनी मोल ले ली थी। तभी पुलिस का सायरन बजा और माइक वहां से भाग गया। ये देखकर डेविड ने चाकू उठाया और उसके पीछे भागा, लेकिन डेविड माइक के आगे कुछ भी नहीं था। डेविड के हाथ से चाकू गिर गया। तब उसने वो यो निकाला जो उन दोनों की दोस्ती की निशानी था। जब वे पहली बार मिले थे तो माइक ने उसका यो तोड़ दिया था। बाद में जब वे दोस्त बने तो माइक ने उसे एक नया यो गिफ्ट किया था। एक आदमी की गलती से मौत हो जाने पर जब माइक बहुत दुखी था तो उसने डेविड को यो से करतब दिखाने को कहा था। जब माइक घायल हुआ था तो डेविड उसी यो को हाथ में पकड़े उसके बिस्तर के पास बैठा था। लेकिन अब जब वे दुश्मन बन चुके थे और आपस में लड़ रहे थे तो डेविड ने यो की डोरी से माइक की गर्दन कस दी। दोस्ती की ये निशानी खून खराबे के बीच एक हथियार बन गई जिसे देखकर दिल दहल जाता है। उधर जॉन एक बार फिर भागकर उनके ठिकाने पर आ गया। आहट सुनकर जॉन छिप गया। वो माइक था जो बंदूक लेने वापस आया था। जमीन पर खून के निशान देखकर माइक बंदूक लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। डरे हुए जॉन को देखकर माइक ने बस एक बात कही। तो असल में उसने ये सब जॉन के लिए ही किया था, क्योंकि उसने एक बार कहा था कि वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहता है और जॉन उसका बॉस होगा। तभी अंकल भी भागते हुए वापस आए। शोर सुनकर वो तुरंत छिप गए और डेविड अपने हाथ में चाकू लिए अपने घायल पैर को घसीट रहा था। उसकी आंखों के आगे धुंधलापन छा रहा था। फिर भी वो माइक को ढूंढ रहा था, जबकि माइक पहले से ही अंधेरे में छिपा था। तभी एक गोली चलने की आवाज से सब चौंक गए। सबको बुला लाओ, मुझे तुम्हें देखने दो। अगर तुमने मुझे आज नहीं मारा तो कल मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे शुरू से ही समझ नहीं आया कि हम ऐसे लड़ाई झगड़े क्यों करते हैं, और आज तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरे भाई जैसे दोस्त होकर भी मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूँ, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड है, क्योंकि हम गैंगस्टर्स हैं। जब मौत सामने खड़ी हो तो किसी के पास क्या ही रास्ता बचता है। अगर अंडरवर्ल्ड ऐसा ही है तो मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। मैं सिर्फ दोस्ती के लिए आया था, मैं सिर्फ वफादारी के लिए आया था। तुमने मुझे डराकर मेरी जान निकाल दी। माइक, क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें गले लगाने वाला हूँ, इसलिए तुमने अपने हाथ फैलाए? उस पल तुमने मुझ पर भरोसा करना चुना था, है ना? तुम्हें लगा कि तुम अंडरवर्ल्ड में हो, लेकिन असल में तुम भी दोस्ती और वफादारी ही निभा रहे थे। क्या तुम्हारे पिता को पता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कैसा सलूक करते हैं? हवा में उड़ता हुआ खून डेविड की आंखों के सामने चेरी ब्लॉसम के फूलों में बदल रहा था। अब सीन सारा पर जाता है जो अपने कस्टमर के साथ है। वो छत पर डेविड के बनाए हुए चेरी ब्लॉसम को देखते हुए कस्टमर से पूछती है कि हाल ही में कौन सी फिल्म अच्छी आई है। वो अभी भी खुशी खुशी डेविड के आने का इंतजार कर रही है, जब तक कि हवा में उड़ता हुआ खून डेविड के चेहरे पर नहीं गिरता। सीन फिर से असलियत में लौट आता है। माइक की बातें सुनकर जॉन रोने लगा और एक के बाद एक चाकू माइक के पेट में घूंपने लगा। अपने सबसे अजीज दोस्त के हाथों मारे जाने पर माइक को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। न जाने कितने वार के बाद माइक जमीन पर गिर पड़ा। वे दोनों डेविड को घसीटते हुए सड़क पर ले गए, जिससे खून की एक लंबी लकीर खिंच गई। वुल्फ सड़क किनारे बैठा था। उसे अभी अभी पता चला था कि डेविड उसका बेटा है और डेविड सड़क पर बुरी तरह मारा गया था। वो उसी के बिछाए जाल में फंसकर मर गया था। इस तरह जवानी का एक खतरनाक और दर्दनाक किस्सा खत्म हो जाता है। फिल्म में बार बार दिखने वाले चेरी ब्लॉसम कोई इत्तेफाक नहीं है। इस फिल्म में चेरी ब्लॉसम खूबसूरत सपनों और कड़वी सच्चाई को दर्शाते हैं। जापान में चेरी ब्लॉसम को एक छोटी लेकिन खूबसूरत जवानी का प्रतीक माना जाता है। चेरी ब्लॉसम एक खतरनाक फूल है जिसमें जानलेवा इरादे छुपे होते हैं। एक कहानी के अनुसार चेरी ब्लॉसम के फूल इसलिए इतने खूबसूरत होते हैं क्योंकि पेड़ के नीचे लाशें दबी होती है। चेरी का पेड़ इंसान का खून चूसकर ही इतने खूबसूरत फूल खिलाता है। फिल्म में पिता द्वारा मां को भेजा गया चेरी ब्लॉसम हल्के लाल रंग का नहीं है, बल्कि खून जैसा लाल है। इसके बाद चेरी ब्लॉसम दो बार दिखाई देता है। पहली बार जब लड़ाई के बाद मंकी के मुंह से खून निकलता है और दूसरी बार जब जॉन के वार से माइक का खून हवा में उड़ता है। दोनों का ही संबंध खून से है। डेविड का सपना जापान जाकर चेरी ब्लॉसम देखने का था, लेकिन आखिरकार वो ताइपेई के मंका में खून से बने चेरी ब्लॉसम को देखते हुए ही दम तोड़ देता है। डेविड ने वादा किया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को फिल्म दिखाने ले जाएगा, लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ छत पर बने चेरी ब्लॉसम को देखकर उसके ख्वाब बुन सकती है। वो अब कभी डेविड से नहीं मिल पाएगी। हालांकि फिल्म के अंत में डेविड की मौत को सीधे तौर पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन चेरी ब्लॉसम का तितली में बदलना ये बताता है कि डेविड मर चुका है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद आत्मा तितली बन जाती है। अगर हम कहानी से अलग हटकर सोचें तो असल में मंका फिल्म सिर्फ गैंगस्टर्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये हर इंसान की जवानी और उसकी किस्मत की कहानी है। डेविड का अपने पिता को ढूंढना असल में अपनापन पाने की एक चाह है। माइक का धोखा नफरत और लालच में फंसा हुआ एक मजबूरी का कदम था। उन पांचों दोस्तों की दोस्ती उनकी जवानी की सबसे सच्ची निशानी थी, लेकिन फिर भी वो बदलते वक्त और लालच के आगे टिक नहीं पाई। वे लड़ाई झगड़े, दोस्तों का दुश्मन बन जाना, ये सब कभी भी गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के लिए नहीं दिखाया गया, बल्कि ये बताने के लिए था कि जवानी का सबसे बड़ा पछतावा नादानियां करना नहीं है, बल्कि उन लोगों का बिछड़ जाना है जो कभी एक दूसरे के साथ चला करते थे।